एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जो बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट में नेट का प्रिपरेशन करें, उन बच्चों के लिए सीरीज मैंने स्टार्ट की थी। पहला यूनिट एजुकेशनल स्टडीज में आप लोगों को स्टार्ट करवा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में इस यूनिट का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक क्या है? नेशनल वैल्यूज एट इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, फ्रीडम। ठीक है, ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं, सब टॉपिक्स इनको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ये पूरा का पूरा पहली यूनिट का सिलेबस है। पूरा का पूरा एक एक सब टॉपिक मैंने एक एक वीडियो में कवर किया है। तो अगर मैं ये मैराथन वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए सारे सब टॉपिक्स को कवर करके, तो कम से कम 12-13 घंटे का रहेगा ये पहला यूनिट। ठीक है, और अगली वीडियो में आप लोगों को ये मैराथन वीडियो ही मिलेगा, जिसमें मैं सारे के सारे सब टॉपिक्स जो कि मैंने अलग अलग करवाए हैं, उनको मैं कंपाइल करके एक वीडियो में प्रोवाइड करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। कल्पना कीजिए, मतलब एक शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है, सामने 60 विद्यार्थी बैठे हैं और वे सभी अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। अब इस कक्षा के भीतर जो कुछ भी घटित होगा ना, चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो, प्रश्न पूछने की अनुमति हो, संसाधनों का बंटवारा हो या फिर मूल्यांकन का तरीका हो, वो सिर्फ एक सामान्य शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है। असल में वो भारतीय संविधान का एक जीवंत और व्यवहारिक प्रदर्शन है। तो आज के इस डीप डाइव सत्र में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर एक भ्रांति होती है कि संविधान केवल अदालतों, वकीलों या संसद के लिए है, लेकिन उच्च शिक्षा और शिक्षा शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में ये पूरी तरह से एक अलग रूप ले लेता है। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत ही सटीक चित्रण है। देखिए, जब हम शिक्षा शास्त्र और विशेष रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परीक्षाओं या उच्च शिक्षा सेवा आयोग जैसी गंभीर अकादमिक चुनौतियों के स्तर पर गहराई से विचार करते हैं, तो संविधान की प्रस्तावना मात्र एक कानूनी दस्तावेज नहीं रह जाती। ये असल में शिक्षा प्रणाली के लिए एक ब्लूप्रिंट या संरचनात्मक ढांचा बन जाती है। प्रस्तावना में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक मूल्यों की बात की गई है। लेकिन ये मूल्य अपने आप में बहुत ही अमूर्त या वैचारिक हैं। मतलब केवल कागजों पर लिख देने से समाज में बदलाव तो नहीं आता। एकदम सही। और यहीं पर शिक्षा की भूमिका स्पष्ट होती है। मतलब अगर हम इस अमूर्तता को एक मंजिल मान लें, तो हमारे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय वे प्राथमिक वाहन हैं जो इन विचारों को समाज की नागरिक वास्तविकताओं में परिवर्तित करते हैं। शिक्षा ही वो एकमात्र पुल है जो संवैधानिक सिद्धांत और समाज के जमीनी सच के बीच की खाई को पाटता है। जी हाँ, और एक शिक्षक असल में इन संवैधानिक मूल्यों को अपनी शिक्षण विधियों के माध्यम से जीवित करता है। और इसीलिए उच्च स्तरीय परीक्षाओं में परीक्षक ये नहीं जानना चाहते कि रटकर कितने अनुच्छेद याद किए गए हैं, बल्कि वे ये परखते हैं कि क्या उन अनुच्छेदों का शैक्षिक अनुवाद और उनका दार्शनिक आधार स्पष्ट है या नहीं। बिल्कुल, तो यही कारण है कि इस गहन विश्लेषण में हमारा उद्देश्य उन परतों को उधेड़ना है जहां राजनीति विज्ञान और शिक्षा शास्त्र आपस में मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले दो अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभों से शुरुआत करते हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। हाँ, तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो इन्हें 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। लेकिन जब एक शिक्षाविद समाजवाद शब्द पढ़ता है, तो उसका अर्थ पूर्ण रूप से राज्य द्वारा नियंत्रित सत्तावादी व्यवस्था नहीं होता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अगर समाजवाद का मतलब सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होना है, तो फिर निजी स्कूलों या स्वायत्त विश्वविद्यालयों का अस्तित्व ही खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो शिक्षा के संदर्भ में इस लोकतांत्रिक समाजवाद की रूपरेखा क्या है? देखिए, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित दृष्टिकोण है। इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता और असमानता को खत्म करना है। शिक्षा को यहाँ सबसे बड़े इक्वलाइजर या समता लाने वाले उपकरण के रूप में देखा जाता है। इसके शैक्षिक अनुवाद बहुत ही स्पष्ट और नीतिगत हैं। मतलब नीतियों के स्तर पर इसे कैसे लागू किया जाता है? जब राज्य ये सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करता है कि कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे, तो वो समाजवाद का ही व्यावहारिक रूप है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम या जैसे कोठारी आयोग, जिसकी रिपोर्ट 1964-66 में आई थी, इसके सबसे ज्वलंत उदाहरण है। अरे हाँ, कोठारी आयोग का जिक्र बहुत ही प्रासंगिक है।
उस रिपोर्ट में अनुशंसित कॉमन स्कूल सिस्टम या समान स्कूल प्रणाली की अवधारणा समाजवाद का ही तो शैक्षिक अनुवाद थी। मतलब उस विजन में ये कल्पना की गई थी कि एक ऐसा एकीकृत स्कूल सिस्टम हो जहां हर बच्चे को, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, बिना किसी भेदभाव के समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। बिल्कुल सही। ये समाजवाद के मूल सिद्धांत का साक्षात रूप है। इसके साथ ही आज की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे मिड डे मील, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, ये भी इसी विचार से उपजी हैं। हाँ, एकदम। खैर, अब यदि हम धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ें, तो पश्चिमी देशों में इसका अर्थ राज्य और धर्म का पूर्ण अलगाव है, लेकिन भारतीय मॉडल में इसका अर्थ कुछ अलग है ना? जी, भारत में इसका अर्थ सर्वधर्म समभाव है, यानी राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और तटस्थता। शिक्षा में इसे संस्थागत नियमों और शैक्षणिक लक्ष्यों के माध्यम से बहुत ही बारीकी से लागू किया जाता है, और यहीं पर अनुच्छेदों के बीच का वो बारीक अंतर आता है जो अक्सर परीक्षाओं में भ्रम पैदा करता है। हाँ, इस अंतर को समझना बेहद जरूरी है। एक तरफ अनुच्छेद 28 है और दूसरी तरफ अनुच्छेद 29 और 30 हैं। देखने में ये एक दूसरे के विपरीत लग सकते हैं। मतलब मैं सोच रही थी कि अगर राज्य पूर्ण रूप से वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है, तो फिर अल्पसंख्यकों को अपने संस्थान चलाने का अधिकार कैसे मिलता है? क्या ये विरोधाभास नहीं है? ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सुविचारित संतुलन है। अनुच्छेद 28 ये सुनिश्चित करता है कि राज्य अपने धन का उपयोग किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए नहीं करेगा। ये राज्य की तटस्थता है। लेकिन साथ ही एक बहुलवादी समाज में बहुसंख्यक संस्कृति कहीं अल्पसंख्यकों की पहचान को निगल न जाए, इसके लिए अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए अपने स्वयं के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देते हैं। अच्छा, तो ये संतुलन बनाए रखने के लिए है? जी बिल्कुल। और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण या साइंटिफिक टेम्पर विकसित करने की बात कही गई है। शिक्षा का काम अंधविश्वासों को हटाकर जांच पड़ताल और मानवतावाद की भावना पैदा करना है। यह स्पष्टता बहुत आवश्यक थी। अब इस विचार को आगे बढ़ाते हुए यह सोचना प्रासंगिक है कि धर्मनिरपेक्षता तटस्थता तो सुनिश्चित कर देती है, लेकिन छात्र समाज का सक्रिय हिस्सा कैसे बनेंगे? और ये हमें हमारे अगले महत्वपूर्ण वैचारिक पड़ाव की ओर ले जाता है, लोकतंत्र और न्याय। जॉन डीवी जैसे दार्शनिक ने कहा था कि स्कूल खुद में एक लघु समाज है। हाँ, और जॉन डीवी का वो विचार शिक्षा शास्त्र की नींव है। उनका मानना था कि अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी एक मजबूत लोकतांत्रिक देश चलाए, तो उन्हें आज एक लोकतांत्रिक स्कूल में इसका अभ्यास करना होगा। लोकतंत्र केवल वोट देने तक सीमित नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। इसे हम 3 स्तरों में विभाजित कर सकते हैं, मैक्रो, मेसो और माइक्रो। तो इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मैक्रो यानी बड़े स्तर पर सिस्टम का ढांचा, जैसे कि स्कूल प्रबंधन समितियों का निर्माण, जहां स्थानीय अभिभावक और समुदाय के लोग स्कूल के फैसले लेते हैं। ये तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। लेकिन माइक्रो स्तर पर यानी कक्षा के भीतर ये कैसे परिलक्षित होता है? ये एक सत्तावादी या तानाशाह कक्षा को, जहां शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत होता है और छात्र केवल मूक श्रोता होते हैं, उसे एक रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा में बदल देता है। मतलब ज्ञान को थोपा नहीं जाता। एकदम सही। रचनात्मक कक्षा में ज्ञान थोपा नहीं जाता, बल्कि संवाद और अनुभव से उसका निर्माण होता है। छात्रों को प्रश्न पूछने, अपनी राय रखने और समूह में काम करने की पूरी आजादी होती है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। मतलब एक लोकतांत्रिक कक्षा में छात्रों को आवाज तो मिल गई, पर अगर कुछ विशेष वर्गों के छात्रों को उस कक्षा में प्रवेश ही न मिले, तो उस आवाज का क्या फायदा? और यहीं से प्रस्तावना का अगला मूल्य, न्याय, उभर कर आता है। बिल्कुल। न्याय वो पूर्व शर्त है जिसके बिना लोकतंत्र पूरी तरह से खोखला है। प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो सामाजिक न्याय समावेशी शिक्षा का निर्विवाद आधार है। समावेशी शिक्षा, हाँ। इसका अर्थ है कि शिक्षा के अवसरों में जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति या शारीरिक अक्षमता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर हम इसे संवैधानिक अनुच्छेदों से जोड़ें, तो परीक्षाओं में अक्सर अनुच्छेद 15(4), 15(5) और अनुच्छेद 46 के इर्द गिर्द बहुत गहरे सवाल पूछे जाते हैं। ये काफी अहम हिस्सा है। जी, ये अनुच्छेद सामाजिक और आर्थिक न्याय के सीधे उपकरण हैं।
अनुच्छेद 15 के प्रावधान राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान या आरक्षण करने का अधिकार देते हैं। यह ऐतिहासिक वंचितता को सुधारने का एक तरीका है। वहीं अनुच्छेद 46 राज्य को एक स्पष्ट निर्देश देता है कि वह कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे। यानी जब एक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे को सामान्य स्कूल में पढ़ने का अवसर मिलता है या किसी आर्थिक रूप से कमजोर छात्र को ईडब्ल्यूएस के तहत प्रवेश मिलता है, तो ये किसी की दया नहीं है, ये सीधे तौर पर संविधान द्वारा अनिवार्य किया गया सामाजिक और आर्थिक न्याय है। 100%। यह एक अधिकार है। अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां अकादमिक जगत में सबसे अधिक विमर्श होता है और परीक्षाओं में सबसे ज्यादा उलझन पैदा की जाती है, स्वतंत्रता और समानता। पहले हम स्वतंत्रता को लेते हैं। अनुच्छेद 19 अकादमिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, यानी शिक्षकों और छात्रों को बिना किसी डर के शोध करने और नए विचारों का पता लगाने का अधिकार। और अगर दार्शनिक रूप से देखें तो रूसो और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विचारकों ने जो बाल केंद्रित दर्शन दिया, वो स्वतंत्रता का ही तो रूप है। टैगोर ने शांति निकेतन में कक्षा की चारदीवारी से बाहर प्रकृति के बीच जो शिक्षा दी, वो शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता का प्रकटीकरण था। बिल्कुल। और आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी छात्रों को अपनी पसंद के विषय चुनने की जो आजादी दी गई है, वो इसी मूल्य का विस्तार है। ये एक बहुत ही सटीक जुड़ाव है। अब समानता पर आते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है और अनुच्छेद 21A जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, वह अवसर की समानता लागू करता है। लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप आता है जिसमें उम्मीदवार अक्सर फंस जाते हैं, समानता और समता के बीच का अंतर। ओह हाँ, अंग्रेजी में इसे इक्वेलिटी बनाम इक्विटी कहा जाता है। आम बोलचाल में ये दोनों शब्द एक जैसे ही लगते हैं। मतलब मैं भी सोचती थी कि अगर हम अनुच्छेद 14 के तहत सबको समान मान रहे हैं, तो फिर समता की आवश्यकता क्यों है? इस पर एक गहरी दार्शनिक बहस है। जी हाँ, इसे समझने के लिए हमें पुराने और घिसे पिटे उदाहरणों से बाहर निकलकर उन्नत शैक्षणिक अवधारणाओं को देखना होगा। देखिए, समानता का फोकस समरूपता पर होता है। इसका मतलब है कि मान लिया जाए कि सभी छात्र एक ही संज्ञानात्मक और सामाजिक स्तर से शुरुआत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए पूरे राज्य के लिए एक ही जैसी मानकीकृत परीक्षा लागू करना समानता है, लेकिन यह प्रणालीगत नुकसानों को नजरअंदाज कर देती है। यानी अगर एक छात्र की मातृभाषा अलग है या उसे सीखने में कोई अक्षमता है, तो एक ही मानकीकृत परीक्षा उसके लिए न्यायपूर्ण नहीं हो सकती। बिल्कुल, और यही समता या इक्विटी का प्रवेश होता है, जिसका फोकस निष्पक्षता पर है। समता का अर्थ है छात्रों को ठीक वही संसाधन और समर्थन देना जो उन्हें समान परिणाम तक पहुंचने के लिए चाहिए। शिक्षा शास्त्र में इसे यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग या सार्वभौमिक डिजाइन के ढांचे से समझा जा सकता है। अच्छा, तो समता का मतलब है जरूरत के हिसाब से मदद देना। जी, जहां एक आदिवासी छात्रों को द्विभाषी किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं या एक दृष्टिबाधित छात्र के लिए परीक्षा में ब्रेल लिपि या ऑडियो विकल्प दिया जाता है, तो ये समता है। वाओ, ये बहुत ही स्पष्ट और उच्च स्तरीय व्याख्या है। मतलब समानता सबको एक ही शुरुआती रेखा पर खड़ा करती है, लेकिन समता ये सुनिश्चित करती है कि सभी के पास दौड़ने के लिए सही जूते हों। बहुत खूब कहा आपने। तो अब इस विस्तृत चर्चा के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, जो विशुद्ध रूप से परीक्षा केंद्रित है। दार्शनिक संरेखण। परीक्षाओं में अक्सर एक तरफ संवैधानिक मूल्य दिए जाते हैं और दूसरी तरफ दार्शनिक विचारधाराएं, और उन्हें सुमेलित करने को कहा जाता है। ये मैपिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाती है कि हमारे संविधान निर्माता किन वैश्विक विचारों से प्रभावित थे। इसे इस तरह डिकोड किया जा सकता है। पहला, लोकतंत्र का सीधा संबंध प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म से है। इसका कारण ये है कि प्रयोजनवाद ये नहीं मानता कि ज्ञान कोई ऐसी चीज है जिसे ऊपर से थोपा जाए। हाँ, ज्ञान थोपा नहीं जा सकता। ज्ञान समाज में आपसी संवाद और प्रयोगों से निर्मित होता है, जो कि लोकतंत्र का मूल स्वभाव है। इसका मतलब जॉन डीवी की विचारधारा सीधे तौर पर हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ती है। इसके बाद समाजवाद का संरेखण किसके साथ होगा? समाजवाद वैचारिक रूप से मार्क्सवाद या शिक्षा में सामाजिक पुनर्निर्माणवाद से जुड़ता है। इन दोनों विचारधाराओं का मुख्य उद्देश्य समाज में मौजूद वर्ग स्तरीकरण को तोड़ना और ढांचे में सुधार करके संसाधनों का न्याय संगत वितरण करना है।
कोठारी आयोग का विजन इसी दर्शन से प्रेरित था। समझ गई। और तीसरा मूल्य है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का संरेखण प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म के साथ होता है। रूसो का यह स्पष्ट मानना था कि समाज के कृत्रिम बंधनों ने मनुष्य को जंजीरों में जकड़ रखा है। प्रकृतिवाद नकारात्मक शिक्षा और बाल केंद्रित दृष्टिकोण की वकालत करता है, जहां बच्चे को अपनी गति और रुचि के अनुसार विकसित होने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। बहुत दिलचस्प। और आखिरी मूल्य है धर्मनिरपेक्षता, जिसका संरेखण शायद मानवतावाद से होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि मानवतावाद किसी पारलौकिक सत्ता या धार्मिक हठधर्मिता के बजाय मानव क्षमता, तर्कसंगत जांच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर देता है। यह मैपिंग उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली वैचारिक टूल है। और मेरा मानना है कि अनुच्छेदों का भी मूल्यों के साथ सीधा संरेखण होता है, जो याद रखना चाहिए। एक कदम और आगे बढ़ते हुए, जी हाँ, अनुच्छेदों का भी मूल्यों के साथ सीधा संरेखण होता है, जिसे स्मृति में रखना आवश्यक है। अनुच्छेद 14, 15 और 21A सीधे तौर पर समानता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुच्छेद 28, 29 और 30 धर्मनिरपेक्षता के विविध आयामों को संभालते हैं। और अनुच्छेद 46 सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक है ना? और अनुच्छेद 51A वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। ये सब आपस में एक जटिल लेकिन बहुत ही तार्किक तरीके से गुंथा हुआ है। खैर, अब इस विश्लेषण के अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण, या कहें PYQs, विशेष रूप से असर्शन और रीजनिंग वाले प्रश्न। उच्च शिक्षा परीक्षाओं में ये प्रश्न उम्मीदवारों की विश्लेषणात्मक क्षमता की असली परीक्षा लेते हैं। असर्शन और रीजनिंग वाले प्रश्नों को हल करने के लिए एक डायग्नोस्टिक प्रक्रिया अपनानी होती है। कई बार छात्र दोनों वाक्यों को एक साथ पढ़कर भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत आम है। इसे 3 स्पष्ट कदमों में बांटना चाहिए। मान लीजिए एक प्रश्न है जहां कथन या असर्शन दिया गया है, आधुनिक भारतीय स्कूली शिक्षा में समावेशी शिक्षा एक अनिवार्य घटक है, और इसका कारण या रीजनिंग दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव को खत्म कर सामाजिक न्याय का आदेश देती है। तो इस प्रक्रिया का पहला कदम क्या होगा? मतलब इसे कैसे सुलझाएं? पहला कदम है अथन का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करना। क्या आज समावेशी शिक्षा अनिवार्य है? हाँ, यह शैक्षिक नीतियों का मुख्य आधार है, तो कथन सत्य है। दूसरा कदम है कारण का स्वतंत्र मूल्यांकन। क्या प्रस्तावना सामाजिक न्याय का आदेश देती है? बिल्कुल देती है, यह भी सत्य है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण तीसरा कदम, जो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, कार्य कारण संबंध खोजना। यानी इन दोनों वाक्यों के बीच क्योंकि लगाकर ये जांचना कि क्या दूसरा वाक्य पहले वाक्य का तार्किक आधार है। एकदम सही। क्या हम समावेशी शिक्षा को इसलिए अनिवार्य कर रहे हैं क्योंकि हमें सामाजिक न्याय स्थापित करना है? हाँ, समावेशी शिक्षा वो ढांचा है और सामाजिक न्याय वो संवैधानिक दायित्व है जो उस ढांचे को चलाता है। इसलिए इसका उत्तर होगा कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। यह तार्किक प्रक्रिया किसी भी जटिल प्रश्नों को आसानी से सुलझा सकती है। वाह, इस पूरी विस्तृत चर्चा से कई मुख्य कीवर्ड्स निकलकर सामने आते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अचूक है। सर्वधर्म समभाव भारतीय धर्मनिरपेक्षता की धुरी है। लोकतांत्रिक समाजवाद राज्य के हस्तक्षेप से शैक्षिक असमानता को खत्म करने का मार्ग है। लघु समाज जॉन डीवी की वह अवधारणा है जो कक्षा को एक लोकतांत्रिक प्रयोगशाला मानती है, और समानता बनाम समता का अंतर जो मानकीकृत परीक्षा और सार्वभौमिक डिजाइन के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। जी, और महत्वपूर्ण संशोधनों तथा अनुच्छेदों को नहीं भूलना चाहिए। 42वां संशोधन जिसने प्रस्तावना को नया आयाम दिया, कोठारी आयोग जिसने कॉमन स्कूल सिस्टम की वकालत की, और सबसे बढ़कर यह समझना कि अनुच्छेद 46 का संबंध वंचित वर्गों के उत्थान से है, जबकि अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्ता से जुड़े हैं। यह स्पष्टता ही उच्चांक सुनिश्चित करती है। बिल्कुल। तो आज की इस बौद्धिक यात्रा में हमने वास्तव में ये देखा है कि कैसे एक सूखा सा लगने वाला कानूनी दस्तावेज यानी हमारा संविधान असल में शिक्षा के क्षेत्र में सांस लेता है। जब एक शिक्षक कक्षा में जाता है तो वह केवल इतिहास या विज्ञान नहीं पढ़ाता, वह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को अगली पीढ़ी के मन में स्थापित करता है। सही कहा।
और जो उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर या उच्च शिक्षा में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह ज्ञान केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का साधन नहीं है, यह उनकी भविष्य की शिक्षण पद्धति का आधार है। जब वे इस दार्शनिक गहराई को समझकर कक्षा में जाएंगे, तभी वे वास्तविक अर्थों में राष्ट्र निर्माण कर पाएंगे। उन सभी गंभीर उम्मीदवारों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। और इस सत्र को समाप्त करने से पहले विचार करने के लिए एक दार्शनिक उलझन छोड़ना प्रासंगिक होगा। हमने संविधान के विभिन्न मूल्यों पर विस्तार से बात की है, लेकिन जरा सोचिए, जब एक ही कक्षा में स्वतंत्रता, जैसे किसी छात्र की खुद को अपने व्यक्तिगत तरीके से व्यक्त करने या सवाल उठाने की इच्छा, और समानता, जैसे पूरे संस्थान को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए कड़े और समान नियम के बीच सीधा टकराव हो जाए, तो क्या होगा? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। जी, एक शिक्षक के रूप में जो दोनों ही संवैधानिक मूल्यों से बंधा है, ऐसी स्थिति में किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए और क्यों? क्या अनुशासन के नाम पर स्वतंत्रता को दबाना उचित है या व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के लिए व्यवस्था से समझौता करना? इस पर गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि किताबों और अनुच्छेदों से बाहर निकलकर इस वैचारिक द्वंद्व को साधना ही वास्तविक शिक्षा है। सीखते रहिए और ऐसे ही जटिल प्रश्न उठाते रहिए।